हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम कंप्लीट विज्ञान करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान सारे चैप्टर करेंगे। इसी वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना ये नाम cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10 के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट MCQ या क्वेश्चंस वगैरह चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स 2016 से 2023 तक के सारे पेपर मिलेंगे यहाँ पे। मॉडल पेपर्स विद आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट का सारा अपडेट मिलेगा। और अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो शॉप के सेक्शन से। यहाँ पर आपको जो है अगर डिस्काउंट चाहिए तो कोड यूज कर लेना CCL25, ताकि थोड़ी सस्ती पड़ जाए। यहाँ से आप खरीद सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी हो PDF के रिगार्डिंग, वहाँ पे खरीदना समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ पेड PDF के लिए संपर्क करें। तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक हमने दे रखा है, यहाँ पे भी मैसेज करके आप जो है PDF मंगा सकते हो। मैसेज में लिख देना हेलो CCL, ताकि हम समझ जाएं कि भाई आप PDF खरीदने के लिए आए हुए हो, ठीक है। नहीं तो फिर आपको बताना पड़ेगा, फिर मेहनत लगेगी, चैट लंबी हो जाती है और आपका टाइम वेस्ट होता रहता है फालतू में। तो सीधा मैसेज कर देना हेलो CCL, ताकि हम समझ जाए पेड PDF के लिए। उसी हिसाब से फिर जो है टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो विज्ञान का है, यहाँ पे पहला जो पोर्शन हम कवर करेंगे वो है केमिस्ट्री वाला, यानी रसायन वाला पोर्शन है आपका। रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है आपका। वैसे जो है ना, इस रसायन विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है 4th चैप्टर आपका। उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। उसके बाद में पहला, दूसरे में से ठीक ठीक आता है, तीसरे में से बहुत कम आता है। तीसरे में से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना। अगर समझ में नहीं भी आ रहा चैप्टर, कोई बात नहीं, बहुत कम नंबर का आता है तीसरा चैप्टर आपका रसायन विज्ञान वाले टॉपिक्स में से। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी देना है। ऊष्माशोषी यानी कि जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बर्फ के टुकड़े पिघल जाते हैं, ठोस लवण पिघल जाते हैं, तो वो सारी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। दूसरा प्रश्न है संयोजन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। उदाहरण साथ में आपको याद करने हैं। संयोजन क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सामान बनाते, उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालोगे तो आपका CaOH2 आपका जो है बन जाएगा। प्रश्न नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण आपको देना है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें जो है ना, जो अधिक सक्रिय तत्व होता है वो कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल अगर दोगे Zn + CuSO4, तो ZnSO4 + Cu, तो ये एक अभिक्रिया हो जाती है। ये आपको बताना है। साथ में उदाहरण में ये भी बताना भाई कौन है, ये सॉल्यूशनों के नाम वगैरह मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं वियोजन, जिसको हम अपघटन भी कहते हैं। अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देना है और रासायनिक समीकरण देना है उदाहरण में, ठीक है। वैसे ज़्यादातर में रासायनिक समीकरण देना रहता है, उदाहरण आपको देने रहते हैं। वियोजन में क्या होता है, इसमें जो है ना, अभिक्रिया में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, यानी एक चीज़ 2 या ज़्यादा में टूट जाती है। जैसे CaCO3 जो है एक कंपाउंड है, तो वो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, 2 चीज़ें बनती है। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब उसको हम गर्म करते हैं तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ये वो वाली अभिक्रिया आपकी होती है। अगला देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण आपको देना है। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि कोई भी अभिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो Na2SO4 है, प्लस में BaCl2 होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा कंपाउंड BaSO4 और NaCl जो है अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है BaSO4 जो है यहाँ पे अवक्षेप होता है। यहाँ पे इस तरीके से जो आपको मेंशन करनी है सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बैरियम सल्फेट बनाता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। ये बैलेंस करनी सीख लेना। वैसे ज़्यादा आती नहीं है, कहीं तुम सोचो कि आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आए तो सीख लेना, नहीं पल्ले पड़े। वैसे आसान होती है, इतनी ज़्यादा मुश्किल ये नहीं होती।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो वो जो है आपको लिखना है वियोजन अभिक्रियाएं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसके लिए रासायनिक समीकरण भी देना है आपको। तो क्योंकि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में घोला जाता है ना, तो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ, आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ घुलकर तांबे की जगह ले लेता है, मतलब कॉपर हट जाता है अलग और आयरन आ जाता है। तो अब जो कंपाउंड बनता है वो होता है आयरन सल्फेट। तो वो रंग बदलना ही है, आयरन की जगह कॉपर की जगह जब आयरन आएगा। तो रिएक्शन आपको लिखनी है Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu ऐसे कंपाउंड बनेंगे, रिएक्शन होगी आपकी। और ये जो है नीले रंग का जो है कॉपर सल्फेट जो घोल होता है वो हरे रंग में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भी आपको जो है समीकरण लिखना है। इसके लिए एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर, इसको जो है आपको अभिक्रिया को लिखना है, संतुलित करके लिखना है। ठीक है, अभिक्रिया तो इन्होंने दे ही रखी है, बस पता होना चाहिए एल्यूमिनियम क्या होता है, Al से डिनोट करते हैं। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, CuCl2 होता है कॉपर क्लोराइड। तो इस तरीके से आपको ये पता होनी चाहिए बेसिक चीज़ें। अगला प्रश्न देखो, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को किस गैस से प्रभावित किया जाता है और क्यों किया जाता है? उसको जो है नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है, और वो क्यों? ताकि उनका उपचयन होने से बचाया जा सके। अगला प्रश्न देखो, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है बहुत प्रतिक्रियाशील धातु होती है। मैग्नीशियम का जो रिबन होता है मैग्नीशियम धातु है बेसिकली, और हवा के साथ मिलकर इसकी जो सतह है उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली सी परत बन जाती है जो इसको जलने से बचाती है, और इसीलिए पहले इसको साफ करना पड़ता है। मतलब ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक सेफ्टी लगा लेती है ये मेटल अपने आप ही। अगला प्रश्न देखो, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण भी देना है साथ में। तो द्विविस्थापन यानी दो तत्व जो है एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं, वो वाला ही है। विकृत गंधिता क्या होती है? यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें वसा या जो तेल युक्त पदार्थ होते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या होते हैं, बासी हो जाते हैं, और उनका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो भी बदल जाता है। इसीलिए इन वस्तुओं का उपचयन हो जाता है, वो वाली प्रक्रिया रहती है ये। श्वसन को उष्मा, ये उच्च उष्मा क्या लिखा हुआ, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है? समझाइए। यहाँ पे उष्मा आना था, चय नहीं आना था। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा अभिकारक उपचयित हो रहा है? ये आपको छांटना आना चाहिए, कई बार एग्जाम में देखी जा चुकी है। अब जैसे ये वाला है CuO प्लस में H2 और Cu प्लस H2O बनता है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है यहाँ पे उपचयित हो रही है। यहाँ पे जो है पूछा है कि अपचयित कौन सा हो रहा है, यहाँ पे उपचयित पूछा था, यहाँ पे अपचयित, रिएक्शन सेम ही है। तो अपचयित कौन सा हो रहा है इस वाले में? इसमें जो है कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4.7H2O किस रंग में होता है और इसे गर्म करने पर रंग क्यों उड़ जाता है? तो ये जो है ना क्रिस्टल के रंग का, मतलब हरे से रंग का होता है ये, क्रिस्टल जैसा। तो इसमें जो है ना गर्म करने पर रंग क्यों उड़ जाता है? क्योंकि गर्म करने पर ये जो है ना सफ़ेद रंग का हो जाता है, हरा रंग का पहले होता है, सफ़ेद हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिस्टल में जो है ना पानी जो होता है वो वाष्पित हो जाता है, यानी वेपराइज हो जाता है, और निर्जल फेरस सल्फेट, बिना पानी का जो फेरस सल्फेट है वो बन जाता है, जिससे क्रिस्टल का रंग हरा था पहले पानी की वजह से, वो अब सफ़ेद हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। अगला चैप्टर देखते हैं। देखो मैं सारे क्वेश्चनों के आंसर नहीं करा रहा भाई, मेन से करा रहा हूँ। मेन से का मतलब है जो इजी है, समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे तो आपको जो है हमने PDF अवेलेबल करा रखी है, कल को आ जाएगी। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो लॉन्च होते ही, तो कल को अवेलेबल हो जाएगी, मतलब एग्जाम की तैयारी के लिए। तो जिसको खरीदनी हो खरीद लेना, आंसर के साथ है सारी की सारी PDF, सारे चैप्टरों के आंसर, MCQ कंबाइंड एक PDF आपको मिल जाएगी। वेबसाइट से खरीद लेना या टेलीग्राम से आप खरीद सकते हो। बाकी मेन से जो हिंट है, ताकि आपको ईजी रहे थोड़ा सा रिविजन करने में, आंसर ढूंढने में, तो इसलिए मैं जो है साथ में भी कुछ क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या घटित होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है? इसके लिए रासायनिक समीकरण आपको देना है, यानी इसमें अभिक्रिया भी देनी है और क्या होता है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसको किस नाम से जानते हैं? विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। और इस टाइप के जो है ना नाम पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लेंगे विरंजक चूर्ण का जो है केमिकल नेम, रासायनिक नाम बता दो, क्या नाम है, तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। इसको बनाने की अभिक्रिया भी साथ में देनी है। इसके लिए आपको जो है ना CaOH2 यानी कि Ca ब्रैकेट में आएगा OH
और फिर आएगा 2, ठीक है ना, प्लस में Cl2, तो इससे ये जो है बन जाएगा CaOCl2 बन जाएगा, प्लस में वाटर पानी बनेगा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसका जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा वो यानी कि जिसका जो है बारिश जो है जिसका pH मान, क्योंकि हम रसायन विज्ञान की भाषा में कहेंगे, अब वो नहीं कहेंगे भाई तेजाब बरस रहा है ऊपर से, हम कहेंगे pH जो मान है 5.6 से कम हो जाता है, उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसका जीवों पर क्या असर पड़ता है, सबको पता है भाई, बहुत गहरा असर पड़ता है। पानी जो है एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और फिर जीवन का जो अस्तित्व है पानी के अंदर वो खतरे में आ जाता है। अगला प्रश्न देखो, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा आपको समझानी है। दोनों मतलब अभिक्रिया करके जरूर दिखानी पड़ेंगी आपको, वो ध्यान रखने की है। उसके लिए आपको बेसिक सी चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, और जबकि वर्षा जल होता है, तो इसके पीछे हमको रीजन देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, यानी कि मिलाने तो दोनों ही है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि भैया अम्ल को जल में घोलो, ना कि जल को अम्ल में घोल दो, तो गड़बड़ हो जाती है। तो वो हमें बताना है ऐसा क्यों होता है। उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, साथ में आपको एक उदाहरण भी देना है। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दही और जो खट्टे पदार्थ है वो अम्लीय होते हैं, और जब अम्लीय धातु, ये जो धातु है ना पित्तल और तांबा, इसमें रखते हैं तो ये अभिक्रिया करते हैं, और ये जो है नमक और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे बनाने लग जाते हैं, जिससे दही जैसी जो खट्टी चीज़ें हैं वो जब रख देते हैं इनमें बर्तनों के अंदर, इनमें मतलब पित्तल वाले में या तांबे में, तो वो जो है लैक्टिक अम्ल होता है इनके अंदर, पदार्थों के अंदर, दही और खट्टी चीज़ों में, तो ये जो है इससे इनका शरण हो जाता है। और ये जो खाने की चीज़ें हमारी कहते हैं दही बहुत ही अच्छी रहती है सेहत के लिए, वो जो है जहरीली बन जाती है, और फिर शरीर उसको नहीं पचा पाएगा, तो भाई सारा मैटर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इनको इसमें इन बर्तनों में नहीं रखते हैं। वैसे तो आजकल स्टील के आ गए हैं, तो इनका ज़माना जा चुका है, पहले के ज़माने में ध्यान रखना पड़ता था। NaHCO3 का सामान्य नाम बताना है, क्या होता है इसका नाम, और इसके दो प्रयोग भी बताने हैं। इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, और यूज कहाँ पे करते हैं, बेकिंग चूर्ण बनाने के लिए सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र के रूप में प्रयोग करा जाता है, और पेट में किसी को मतलब एंटासिड जो है ज़्यादा खाना पच रहा है वगैरह उसमें, या कम पच रहा है, उसकी मैनेजमेंट में भी थोड़ा इसका यूज किया जाता है। इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है, वो है टार्टरिक अम्ल आपका। न अगला प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है और इसके निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण देना है। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, तो यह है बेकिंग सोडे का फॉर्मूला, और बनाने के लिए आपको जो है NaCl प्लस पानी प्लस CO2 प्लस NH3, इन सारों को मिला दो तो आपका कंपाउंड बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। जो NaOHCO3 है वो आपका बेकिंग सोडा बन जाएगा साथ में, ठीक है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है वो आपको बताना है, ये है Na2CO3.10H2O। इसका जो है निर्माण विधि के लिए भी आपको अभिक्रिया देनी है साथ में। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग आपको बताने हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, उसके पीछे हमको रीजन देना है। रसायन में पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा, वो क्या है बताना है। अब इसमें क्या बताओगे पीएच स्केल में, आपको ये बताना होता है पीएच स्केल के अंदर की एक पैमाना है जिसमें हम जो है मापते हैं, 0 से 14 तक होता है ये। उसमें 0 जो है बहुत अधिक अम्लीय होता है, 14 जो है बहुत क्षारीय होता है, तो वो चीज़ें बतानी है। और उदासीन विलयन जो है पीएच मान उसका 7 माना जाता है। अब यहाँ पे देखो अगला जो क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन है, पीएच स्केल के ऊपर ही 4 विलयन दे रखे हैं ABCD, पहले वाला A है, दूसरे वाला B, तीसरा C और चौथा D, ठीक है। इनमें हमको क्या छांटना है, उदासीन कौन सा है, तनु कौन सा है, और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल या क्षार हमको छांट के बताने हैं कौन सा है। देखो उदासीन यहाँ पे कौन सा है, 7, क्योंकि हमें पता है 7 पे जो है उदासीन होता है, तो B वाला उदासीन होगा। प्रबल क्षारीय कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा है, वो है पीएच स्केल के हिसाब से D, यानी कि D नंबर वाला 13, ठीक है। उसके बाद में अगर दुर्बल क्षारीय पूछे तो क्या है पीएच में इनके हिसाब से, तो वो है 6, ठीक है, मतलब 6 नंबर वाला यानी C वाला, ठीक है। वैसे ही जो है अत्यधिक अम्लीय अगर पूछा जाए तो हमसे कौन सा रहेगा, A वाला 1 वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वैल्यूज बदल देते हैं अपनी मर्जी से, पीएच स्केल के अंदर पता होना चाहिए कि इधर से किधर कितना क्या होता है, ठीक है। पीएच में ये देखो ये उदासीन होता है बीच में, ठीक है, इधर में
पूरा क्षारीय होता है, जितनी दूर जाओगे जितना पास आओगे कम क्षारीय होता है, ठीक है। यहाँ पे इधर कम होता है, उधर की साइड ज़्यादा होता है, मतलब ये बीच का पॉइंट है हमारा। जिधर भी जाओगे इसके पास आओगे कमजोर होता जाएगा, दूर जाते जाओगे मजबूत होता जाएगा। उधर की साइड होता है क्षारीय और इधर की साइड अम्लीय होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। पीएच मान ऐसे निकाल लेंगे। अब स्केल यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, कुछ भी देते रहो, इस स्केल की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगला चैप्टर देखो, धातु और अधातु। उदाहरण सहित सक्रियता श्रेणी का वर्णन करना है। इसमें जो है आपको श्रेणी बना के दिखानी पड़ेगी पूरी। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं के निष्कर्षण का वर्णन करना है। कांसा और पित्तल मिश्र धातुओं के घटक बताने। मिश्र धातु हैं ये, तो इनमें बताना है कि कांसा किन चीज़ों से बनता है, पित्तल। तो देखो कांसा बनता है तांबा और टीन मिलाकर, और पित्तल जो बनता है वो है तांबे में जिंक को मिलाकर। दोनों में तांबा कॉमन होता है और एक में टीन मिलता है। कांसा बनाना है तो, और पित्तल बनाना है तो जिंक हम उसमें मिला देते हैं। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण आपको देने हैं। धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, वैसी चीज़ें। विद्युत अपघटनी शोधन पर नोट लिखना है पूरा अच्छे से। आयनिक यौगिक किस अवस्था में पाए जाते हैं, इनके गलनांक अधिक क्यों होते हैं, वो रीजन भी देना है। एल्यूमिनियम जो है जिसका जो है परमाणु संख्या 13 दे रखी है, सल्फर जिसका परमाणु संख्या 16 दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सबसे आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी अगर तुम डिफिकल्ट मानोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। KLM सेल पढ़ाई होगी टीचर ने आपको, KLM ऐसे करके, यानी 2 8 8 वाला वो पढ़ाया होगा ना, तो वो है ये। तो इसमें जो है 13 है, 13 के लिए क्या है 2 8 और 3, ठीक है। 8 और 2 10 और 3 13। उसके बाद में जो है अगर सल्फर के लिए बात करें तो 2 8 और 6 16 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको लिखना है। मिश्र सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। देखो सोडियम जो है बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। हवा लगेगी और वो पटक जाएगी या जल जाएगी, ठीक है। वो मतलब ऐसे ही बाहर निकालते ही छूमंतर हो जाती है, जल जाती है वो। तो इसीलिए जो है उसको डुबा के रखते हैं ताकि भाई वो आग ना पकड़ ले। पता लगे केमिस्ट्री लैब में रखी वो और पहुंचने से पहले टीचर के वो खुद ही इनविजिबल हो गई वहाँ डिब्बे के साथ में, तो वैसा ना हो जाए, इसलिए केरोसिन के डिब्बे में रखते हैं उसको डुबा, केरोसिन के तेल में। मिश्र धातु और अमलगम में अंतर आपको बताना है। 2 अंतर तो बताने। देखो मिश्र धातु क्या होती है, जब 2 धातुएं या फिर एक धातु एक धातु इनको जो है मिला देते हैं, वो जो है मिश्र धातु हो जाती है काइंड ऑफ। अमलगम में क्या होता है, इसमें जो है एक किसी भी धातुओं का सजातीय मिश्रण होता है, ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, इसके जो है इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया देनी है। अगला जो है हमारा तत्वों में धातु और अधातु आपको छांटनी है, तो छांट ही लोगे। सोडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लिथियम, इनमें जो है सोडियम और लिथियम जो है धातु हैं, ये जो है हमारे उपधातुएं हैं। निम्न को परिभाषित करना है। खनिज क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं, ये चीज़ें बतानी हैं। खनिज जो वो पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की परतों में पाए जाते हैं सतह में प्राकृतिक रूप से, उन्हें खनिज कहते हैं। और पृथ्वी में खनन के टाइम पे जो अयस्क है, मिट्टी रेत के साथ मिलते हैं हमको, है ना, कबाड़े टाइप में मिलते हैं। ऐसे थोड़ी ना रख रखा भाई कि हाँ प्योर लोहा रख दिया हमने, कबाड़े के साथ मिलेंगे, तो जो मिलता है उसको हम गैंग कहते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करा दो तो क्या बनेगा। भाप बेसिकली H2O ही होता है यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया करानी है तो क्या बनेगा। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित की व्याख्या करनी है। आघातवर्धनीयता, तन्यता, उष्मा और धावनिक, ये प्रॉपर्टीज होती है धातुओं की, तो वो बतानी है। आघातवर्धनीयता यानी कि धातुओं को पतली चादरों में बदलने की प्रॉपर्टी। तन्यता क्या होती है, तारों में बनाने की, पतले पतले तार बनाने की। नाम से पता लग रहा है, तन्य यानी तार, ठीक है, तैसे तार, बस ऐसे याद रख लो। उष्मा का पता है ये सबको। धावनिक यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने की प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन देखो, निस्तापन और भर्जन में अंतर स्पष्ट करना है आपको। इसमें अभिक्रिया भी देनी पड़ेगी साथ में आपको। 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अमल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे और 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं और इजीली जो है विस्थापित कर देंगी। लेकिन कॉपर, ये पारा, सिल्वर ही कहते हैं ना, हाँ सिल्वर जो है, सोना, चांदी, वो इनसे ये काम नहीं हो पाएगा। एक धातु लिखी है जिसमें चमक होती है, तो किस में होती है चमक, सॉरी एक अधातु लिखनी है। धातु तो सब में ही चमक होती है। अधातु कौन सी है, वो है आयोडीन।
एक धातु लिखनी है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है, तो वो है पारा। जो बुखार चेक करने वाला नहीं होता, वो कांच का, उसके अंदर पारा भरा होता है और उससे फिर पता लग जाता है, वो लिक्विड रहता है, तरल अवस्था में रहता है कमरे के तापमान पे। धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है, एक उदाहरण हमको देना है। धातुओं के अम्लों से अभिक्रिया करने से क्या होता है, उदाहरण देना है। धातुओं के जल से अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया हो रही है धातुओं की, कभी वायु में हो गई, कभी अम्लों के साथ हो गई, कभी जल में हो गई। और घुलनशील धातु ऑक्साइड को जल में घोलने से क्या हो जाएगा, उदाहरण साथ में जरूर चाहिए इनको। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके, भाई बहुत सारे जुगाड़ हैं लोहे को, तुम्हें देखे होंगे, पेंट कर लो, ऑयल लगा दो, कोई भी कवरिंग बनानी है बेसिकली और वो बच जाएगा, या फिर लोहे के ऊपर परत चढ़ा दो किसी और चीज़ की। रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातुओं में विभेद करना है, अंतर स्पष्ट करना है। आघात वर्धनता व तन्यता का अर्थ उदाहरण सहित दीजिए, प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण पर संक्षेप में नोट लिखना है कि तांबे को कैसे जो है निकाला जाता है, उसके बारे में बताना आपको। अगला चैप्टर देखते हैं, कार्बन और उसके यौगिक। ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा और इसके जो है मैं आंसर ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यार देखो लॉजिकल आपको पता होने चाहिए, समझ के जाने पड़ेंगे, नहीं समझ के जाओगे तो फिर रटते रहोगे। इसमें अभिक्रियाएं आती हैं, इंपॉर्टेंट आती हैं 3, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रहती है, एस्ट्रिफिकेशन, साबुनीकरण और हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ये तो बिल्कुल अच्छे से रट के जानी है, भयंकर तरीके से। अभिक्रिया भी रटनी है, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, सब अच्छे से रट के जाना। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति की विस्तृत व्याख्या करनी है कि कैसे नामकरण होता है, CnH2n+2 या -2, किस में क्या कौन सा नाम बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। क्या घटित होता है जब एथेनॉल निम्न के साथ अभिक्रिया करता है, अम्लित पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ करेगा तो क्या होगा, सोडियम के साथ करेगा क्या होगा, गर्म सांद्र H2SO4 के साथ करेगा क्या होगा, वो हमें बताना है। डिटर्जेंट जो है कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं, उसके ऊपर नोट लिखना है। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझानी है। साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर बताने हैं। पेंटेन के सभी समावयवों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। जो संरचनाएं वगैरह डायग्राम बनाओगे वो आपको, देखो संरचनाएं वैसे इसमें केमिस्ट्री में तो आपकी पेन से ही बन जाएंगी, लेकिन अगर कोई भी डायग्राम छाप रहे हो, डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो पेंसिल से छापना है पेपर में, पेन से कोई छाप के नहीं आएगा। टीचर कई बार जो है गुस्सा मान जाते और नंबर नहीं देते डायग्राम के, या कम देते हैं। निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, हेक्सेनल, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन, तो इनकी जो है छापनी है आपको। समजातीय श्रेणी में उत्तरोत्तर यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में अंतर लिखना है। आणविक द्रव्यमान, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, रासायनिक गुण। प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे वो बताना है। एथेनॉल के 2 प्रयोग आपको बताने हैं। देखो इथेनॉल का काफ़ी सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, ऊर्जा के तौर पे गाड़ियों में भी आजकल यूज होने लगा है, ठीक है, और एनर्जी के तौर में भी कई जगह इसको यूज कर रहे हैं अलग अलग पर्पसेज में। कार्बन यौगिकों के निम्नलिखित गुणों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी अभिक्रियाएं। अगला प्रश्न देखो, ऑक्सीकारक से आप क्या समझते हैं। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसके लिए रासायनिक समीकरण भी देना है। अल्कोहल एक स्वच्छ ईंधन है, कैसे टिप्पणी करनी है। ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह होता है वो आपको बताना है। एथेनोइक अम्ल की निम्न के साथ अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण देनी है, जैसे NaOH में Na2CO3 में NaHCO3 CH3CH2OH अम्ल की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया होंगी तो क्या बनेगा, वो पूरी रिएक्शन बतानी है। और इसके साथ में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, इसमें रैंडमली पूछा जाता है, बेसिकली तो आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कीजिए। नामकरण का मतलब है नाम आपको बताना है कि भैया CH3COOH इसका जो है क्या नाम बनेगा। ऐसे ही अलग अलग कंपाउंड आपको दिए जाएंगे, क्लोराइड वाले भी दिए जा सकते हैं। जो आपको जो है ना मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चंस है इस टाइम में नाम पूछने वालों में, इनमें जो है कार्बन तो कंपाउंड मिलेंगे ही, उसके साथ में बाद में क्या मिलेगा डैश करके बता रहा हूँ। COOH ये वाले जो नाम हैं वो याद करने हैं, जैसे CH3COH हो गया, या फिर अलग हो गया C2H5 या C2H4 जो भी बनेंगे। आगे जो है नंबरिंग बढ़ती रहेगी कार्बन्स की, लेकिन बाद वाली जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। COOH वाला कॉमन है, CHO वाला कॉमन है और Cl वाला,
और Br, ये Cl Br ये सेम से ही नाम बनते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड ऐसे करके बन जाते हैं ये जो है। और साथ में एक है OH अल्कोहल वाला जो ग्रुप होता है। तो ये जो है 4-5 है, इनमें से ही आएगा, नाम आपका पूछा जाएगा और आएंगे जरूर, ठीक है। या तो MCQ में देंगे या फिर इन द ब्लैंक या कहीं भी दे दे। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हुए हैं, हो सकता है इनमें से भी आपको रिपीट देखने को मिले, तो इनके प्रैक्टिस कर लेना। वैसे आंसर की मैं डाल दूंगा, मैं जो PDF वेबसाइट पे आंसर की के साथ हमने अवेलेबल करा रखे, वहाँ मिलेंगे सारे आंसर, ठीक है। अगला जो है पेंटेन के सभी संरचनात्मक समन्वयों का चित्रण कीजिए। एथेनॉल की निम्न से अभिक्रिया किस प्रकार होती है, रासायनिक समीकरण भी देना है। अम्लीकरित पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ, H2SO4 के साथ में, सोडियम के साथ में। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग बताना है। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण भी साथ में देना है। निम्न में से कौन से हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया देंगे, इनमें से वो हमें बताना है। कौन से नहीं देंगे वो भी पूछा जा सकता है आपसे। समजातीय श्रेणी और प्रक्रियात्मक समूह को परिभाषित कीजिए। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनसे कार्बन यौगिकों की एक विशाल संख्या बन जाती है, वर्णन करना है। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है शायद से, तो इसका जो है सूत्र लिखना है और इसकी संरचना चित्रित आपको करनी है। कठोर और मृदु जल में अंतर स्पष्ट करना है। एथेनॉल कैसे और क्यों विकृत किया जाता है। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। एथेनॉल अम्ल को ग्लाइसल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं, रीजन देना इसके पीछे। सिरका जो है इसका रासायनिक रूप लिखना है कि रासायनिक तौर पे इसको क्या कहेंगे। विषम परमाणु व अनुलग्न किसे कहते हैं, उदाहरण भी देना है। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सह संयोजक आबंध की प्रकृति समझानी है। साइक्लोहेक्सेन इसकी जो है आपको संरचनात्मक चित्र बनाना है। संरचनात्मक में क्या होता है, C ऐसे करके जो बनते हैं ना वो वाले टाइप में बनाने हैं, ये आते हैं, कोई से भी नाम दे के आपसे पूछे जा सकते हैं। संरचनात्मक समावयव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देना है। वनस्पति तेल एवं जंतु वसा में कौन सा स्वास्थ्यवर्धक है और क्यों, उसके पीछे रीजन देना है हमको साथ में। एल्केन एल्कीन एल्काइन को उदाहरण देकर स्पष्ट करना है क्या होती हैं ये। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करना है। अभिक्रिया जो है आपको देखो वैसे तो करनी ही आनी चाहिए कि होता क्या है, कैसे जो है आगे जो है बनेगा, क्या बनेगा, वो आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभिक्रियाएं प्रैक्टिस कर लेना। ये जो है यहाँ पे मिस टाइप हो रखा है, EM ये जो है ना नीचे लगाते हैं हम लोग, कई बार एरर कोड आ जाता है, तो ये है आपका H2SO4, ठीक है। H2SO4 है ये, यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा हुआ है मिस टाइप हो जाता है। कई बार कोड जो है ना हम वेबसाइट पे लिखते हैं तो वो गड़बड़ कर देती है, वेबसाइट रीड नहीं कर पाती प्रॉपरली, तो EM लिखा आ जाता है जब वो पावर नीचे जानी होती है। निम्नलिखित में से एल्केन एल्कीन एल्काइन को पहचानना है, कौन सी एल्केन है कौन सी। नामकरण अगर आपको पता होगा तो इजीली पहचान लोगे। मिसेल का निर्माण कैसे होता है, संक्षिप्त वर्णन आपको साथ में देना है। ये था आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन। इस वाले चैप्टर से जो है बड़े क्वेश्चन आते हैं 4th चैप्टर से, इसीलिए जो है ज़्यादातर जो है आपको बड़े क्वेश्चन टाइप के ही देखने को मिले होंगे। 3 नंबर या 5 नंबर टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। अगला जो पोर्शन है हमारे पास वो है बायोलॉजी का पोर्शन। बायोलॉजी में जो है 5वां पार्ट है जैव प्रक्रम। पादपों में उत्सर्जन का वर्णन करना है, कैसे उत्सर्जन करते हैं। छोटी आंत में पाचन का वर्णन करना है, कैसे पाचन होता है। पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, बड़े क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं इनके आंसर नहीं करा रहा, छोटे मोटे के कराता रहूँगा बीच बीच में। आहार नाल में भोजन पचाने के लिए विभिन्न पाचक एंजाइमों के कार्य बताने हैं कि अलग अलग एंजाइम होते हैं ना शरीर में, तो उनका किस किस का क्या क्या कार्य होता है। मानव में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है इसका, श्वसन तंत्र का, तो इसको अच्छे से डायग्राम को छाप के जाना, जिसमें वो फेफड़े से छपे हुए ना वो पूरा डायग्राम याद करके जाना, इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका, ठीक है। मैं हर एक चैप्टर से बताऊंगा, 4 से 5 डायग्राम है मेन से आपकी बुक में, उनको हाईलाइट कर दूंगा मैं, जो उनसे भी पक्का याद करने, ठीक है। वैसे और भी डायग्राम एग्जाम में आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोचते हैं दिल वाला याद करके जाएंगे, पक्का पक्का वही आएगा, भाई वो नहीं आता, उसके पीछे मत लगे रहो। उसके अलावा जो डायग्राम है वो ज़्यादा आते हैं, कहीं उस दिल के पीछे लगे रहो और टीचर्स ने बता रखा हो कि भाई दिल वाला याद करके जाना है। देखो मैं हाईलाइट कर दूंगा जोन जोन से करने हैं याद, डायग्राम अच्छे से करने हैं जो, ठीक है। बाकियों की आपकी मर्जी है, करो ना करो, ठीक है। श्वसन तंत्र वाला जरूर पढ़ के जाना है, काम का डायग्राम है। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। अगला जो है नेफ्रॉन का या फिर कह लो वृक्काणु का जो है डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है बहुत ज़्यादा। इस चैप्टर से जो है ना जितने भी जो डायग्राम वगैरह आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है नेफ्रॉन का। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आ चुका है वो है नेफ्रॉन वाला डायग्राम, इसको बिल्कुल अच्छे से रट के जाना है।
और इसका प्रोसीजर कि मूत्र कैसे तैयार होता है वगैरह, वो कार्य प्रणाली कह लो, सेम सी बातें लिखनी है। उसके बाद अगला जो डायग्राम है वो है उत्सर्जन तंत्र का, लेकिन ये ज़्यादा नहीं आता, कभी कभार पूछ लेते हैं। देखो ऐसे तो डायग्राम कहीं से भी रैंडमली भी पूछ लेते हैं, लेकिन हाईलाइटेड वही रहेंगे जो भाई काम के हैं, ठीक है। अगर सारे करोगे तो भाई फिर तो रिस्क ही नहीं है बिल्कुल भी। मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और विनिमय के व्यवस्थात्मक निरूपण द्वारा दोहरे परिसंचरण का व्याख्या करना है। अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार अपना भोजन पचाते हैं, तो वो आपको बताना है कैसे वो जो है ड्रामे करते हुए चलते हैं। इसमें जो है अमीबा वाला जो है ना डायग्राम कर लेना कि अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है, ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन सा है, ज़्यादातर टाइम हमें डायग्राम छापना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो अमीबा वाला जरूर देख लेना, उसमें जो है स्ट्रक्चर बहुत सारे, तो ये बोलते हैं सर इसका स्ट्रक्चर पता नहीं कैसे बनाना। भाई कैसे भी बना दो, ये लो बन गया, बीच में एक जीरो लिख दो, अमीबा बन गया, ठीक है। इसको भोजन खिलाना है, ये रहा भोजन, और भाई आ जाइए ले खा ले, ठीक है। इसको यहाँ पे इसे छाप दो और फिर कह दो भाई घुस गया भोजन इसके पेट में, ठीक है, और हो गया भोजन, खा पी लिया। उसके बाद में एक और डायग्राम छापना रहता है, ठीक है। ये करने के बाद में अगर ज़्यादा करो तो इस तरीके से भी बना लो, लेकिन उसके बाद एक मेन रहता है कि भोजन टूट चुका है अब, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी बना दो स्ट्रक्चर इसका, बीच में बिंदु और साइडों में बिंदु सी भर दो कि खाना अब टूट चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाना है कि हाँ बस खा पी लिया इसने। अब जो है उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, लसिका क्या होता है, इसका वहन किस प्रकार होता है और इसका कार्य आपको बताना है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, यह किस प्रकार होता है, क्या भूमिका रहती है, वाष्पोत्सर्जन के कार्य क्या होते हैं। उत्सर्जन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से वृकाणु की संरचना का वर्णन कीजिए। देखो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और चित्र बनाना है साथ में, ठीक है। तो ये चित्र बहुत बार पूछते हैं, उल्टा सीधा कैसे न कैसे करके पूछने की कोशिश करते हैं। ये वो है जो नसों सी छपी हुई है बुक के अंदर, आप देखोगे ना उटपटांग सी नसें छपी हुई हैं उसमें, तो वो है ये लाल पीला सा जो है डायग्राम मिल जाएगा आपको, नीले के साथ में नसें सी हैं कई सारी। और ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम है थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, लेकिन एग्जाम में भी इसीलिए इसको देते हैं, क्योंकि तुम तो रट के कुछ और भाग जाते हो और ये कुछ और पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, सजीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, वो बताना है। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम की व्याख्या कीजिए। विषम पोषी पोषण क्या होता है, अमीबा में पोषण के चरणों का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला जो डायग्राम जिसको टीचर्स ने तुम्हें पका दिया होगा, सुना सुना के ना, मानव हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें कार्य प्रणाली जरूरी रहेगी, साथ में पूछते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 डायग्राम, इस चैप्टर से डायग्राम ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसमें आपको 3 डायग्राम हाईलाइटेड मैंने करा दिए हैं, फेफड़ों वाला, वृकाणु वाला, और एक है मानव हृदय वाला, ठीक है। अगले चैप्टर में भी है 1-2 डायग्राम, वो याद करने हैं। अब ये मत कहना कि सर हम तो इतने सारे कैसे याद करेंगे, भाई करने पड़ेंगे, ठीक है। 10वीं का पेपर है यार, बोर्ड का पेपर है, इतने तो करने पड़ेंगे, 4-5 डायग्राम, तभी उनमें से एक मिल जाए, बढ़िया काम हो जाएगा। और ये मत सोचना कि डायग्राम आएगा नहीं, भाई आता है, हर साल आता है, ठीक है। इस चक्कर में मत रहना कि आता ही नहीं है या कभी कभी आता, वो काम नहीं है, हर बार आता डायग्राम। पौधों में जल का वहन किस भाग द्वारा होता है, वो बताना है। और पौधों में जल और खनिज लवण के वहन की प्रक्रिया का वर्णन भी करना है। जल का वहन जो है यहाँ पे जाइलम की मदद से होता है, और उसके बाद उसका प्रोसेस बताना है। मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य का नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि वही जो डायग्राम था मानव हृदय वाला वही छापना है यहाँ पे। और पेंसिल से छापने डायग्राम, पेन से मत छापाना कोई, फिर बोलो कि सर हम तो पेन से छापा है, अब बता क्या हो जाएगा। धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है, जीवों में ग्लूकोज का विभिन्न पथों द्वारा विखंडन का वर्णन कीजिए। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, ये भी काफ़ी फेमस है इस चैप्टर से, जो ज़्यादातर हाईलाइटेड रहेंगे। देखो ऐसे तो फालतू फालतू आते रहेंगे बीच में, लेकिन ये 3-4 तो करने पड़ेंगे इस चैप्टर से। ये चैप्टर डायग्राम के लिए ज़्यादा फेमस है और पूछते भी। इसमें पत्ते से में छापना है, वो नीचे जो है ना उसमें वो जो है हरित लवक वगैरह वो भर रखे हैं, पूरा डायग्राम आपको याद करके जाना है, और उसमें से भी पूछा जाता है डायग्राम। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। मानव पाचन तंत्र का डायग्राम, वसा के पाचन, देखो ऐसे ये वाला जैसे एक ही बार आया, ज़्यादा रिपीट नहीं होता, तो मैं इसको हाईलाइट नहीं करूँगा। हाईलाइट जो है वो उन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिलेगा, बस वही कर लेना आप, बस वही काफ़ी है। वेबसाइट पे सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं ऑलरेडी, वहाँ से कर सकते हो। पीडीएफ देखो, ये जो क्वेश्चन है ये तो फ्री में है, ठीक है। अगर आपको आंसर चाहिए तो उसके पैसे हम ले रहे हैं, आपसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपको भी पता है मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा आंसर बनाने में, ढूंढने में, और बहुत सारे तो मिलते भी नहीं है कहीं पे भी, तो खुद ही बनाने पड़ते हैं पढ़ के। वसा की पाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। लसिका और रुधिर में क्या अंतर होता है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। स्वपोषी और विषम पोषी पोषण में क्या 3 अंतर बताना है। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इनके
उपोत्पाद क्या है? जाइलम और फ्लोएम के वहन में क्या अंतर होता है? क्षुद्रांत्र के आंतरिक अस्त्र पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वो हमें बताना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम जो है दीर्घ रोग कहते हैं। दीर्घ रोग, एक ही शब्द है ये, पूरा चिपका देना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस पर कर्म के दौरान होने वाली घटनाओं को लिखना है। रंध्रों का डायग्राम बनाना है और रंध्र खुले और बंद कैसे होते हैं वो बताना है। पादपों में भोजन का स्थानांतरण मुख्यतः किस भाग द्वारा और कहाँ पर होता है, तो वो हमें बताना है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीवों की अपेक्षा स्थानीय जीव कैसे फायदेमंद है, वो हमें मेंशन करना है। अगला जो चैप्टर है हमारा, नियंत्रण और समन्वय। गुरुत्वाकर्षण, ये क्या स्पेलिंग बना के क्या है, उदाहरण देना है। साथ में तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य अंतर्गठन में क्या होता है? प्रतिवर्ती चाप क्या है? इसमें संवेदी तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य होता है? प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम बनाना है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? हमारे शरीर में ग्रहणियों के क्या कार्य हैं? दो ग्रहणियों के नाम भी बताने हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र बताना है, किसे कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग क्या क्या है, उनके काम क्या हैं? अनुमस्तिष्क और मेंडुला के कार्यों को लिखना है कि क्या कार्य रहते हैं। हार्मोन एड्रेनलिन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। एब्सिस की कमल के क्या काम होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, विभिन्न भाग लिखने हैं। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इस चैप्टर से, मतलब डायग्राम नहीं है ये, रिटन वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विक कर करके पूछते रहते हैं लोग। साइटोकिनिन के क्या कार्य हैं। आयोडीन युक्त नमक को प्रयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। अवटु ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों को लिखिए। जिबेरिल के क्या कार्य हैं। अग्र मस्तिष्क के क्या कार्य हैं। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, ये आपको पता ही होगा। ये तो देखो, ग्रंथियाँ कौन सी ग्रंथि कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं, ये जरूर याद करके जाना। इस टाइप के छोटे क्वेश्चन मिलते हैं आपसे इस जो है टॉपिक पे से। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मानव रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ने से रोकने वाला हार्मोन का क्या नाम है। छुई मुई के में स्पर्श के प्रति अनुक्रिया को समझाइए। मस्तिष्क और मेरुरज्जा कैसे रक्षित होते हैं। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि होती है ये। और इस ग्रंथि की कमी और अधिकता से क्या होता है। कमी हो गई तो तुम गैंठे हो जाओगे छोटे, और अधिकता हो गई तो तुम ज़्यादा लंबे हो जाओगे, फिर लंबू लंबू कहेंगे तुम्हें। उस क्रियाविधि का नाम लिखिए जिसके द्वारा हार्मोन का स्त्रावण परिशुद्ध मात्रा में होता है, उदाहरण देना है। कौन सी संरचना मेरुरज्जा को रक्षित करती है, वो है रीढ़ की हड्डी, है ना। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन से हैं, कार्य भी लिखने हैं। विद्युत आवेग के उपयोग की क्या सीमाएं होती हैं। अगला चैप्टर देखो, जीव जनन कैसे करते हैं। कौन सा जीव कालाजार का रोगाणु है। अंकुरण क्या होता है। हाइड्रा में मुकुलन विधि का वर्णन करना है, उसमें साथ में डायग्राम भी याद कर लेना। वैसे डायग्राम के नाम पे कुछ नहीं है, फुद्दू सा डायग्राम है, बट याद कर लेना, ठीक है। कायिक प्रबंधन की दो पद्धतियों के नाम। एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से याद करना है आपको अच्छे से। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होता है। नर जनन तंत्र से संबंधित ग्रंथियों के नाम और उनके कार्य लिखने हैं। मानव मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है आपको। डायग्राम में जो है ना, मेल वाले का नहीं पूछते, फीमेल वाले का थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं, और कॉमन भी है, ये इजी रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको कभी कभी पूछ लेते, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसको, कहीं तुम इसको ही रट के भाग जाओ। रटने वाले मैंने बता दिए हैं शुरू में कौन कौन से थे, ठीक है। एक चैप्टर से ज़्यादा थे और ज़्यादातर उसी में से आता डायग्राम, मोस्ट ऑफ टाइम तो, लेकिन कभी कभी जो है अलग में से आ जाता है। पौधों के निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखिए। विभिन्न जीवों में विखंडन विधि के बारे में लिखिए। परागण किसे कहते हैं। स्वपरागण और परपरागण में बारे में बताना है। किस जीव में खंडन होता है, इस विधि के बारे में भी बताना है। ऋतुस्राव क्यों होता है। बीज अंकुरण का चित्र आपको बनाना है, आसान सा है, तो बीज छापो, उसमें से वो निकाल दो छोटी सी बस। शुक्राणु की पूंछ का क्या काम होता है। परागण क्रिया निषेचन प्रक्रिया के किस प्रकार भिन्न है। गर्भ निरोधन की 3 विधियों का वर्णन कीजिए। अमीबा में नए जीव बनने की प्रक्रिया का नाम क्या है, वो बताना है। मतलब बहुखंडन है, द्विखंडन वो होते हैं ना, वो उनको 2-3 है ये जीव जो है, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, इनका ही पूछते हैं। मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं। एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, उदाहरण देना है।
पुनरुत्थान ध्वन किसे कहते हैं? मानव में अंडाशय के क्या कार्य हैं? कायिक प्रवर्धन क्या है, इसका क्या महत्व है? किस जीव में बहुविखंडन द्वारा एक जीव एक साथ अनेक संतति यानी अनेक बच्चे जो है कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं? यौवन आरंभ के समय होने वाले वे परिवर्तन लिखने हैं जो लड़कों और लड़कियों दोनों में एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। लड़कों के चेहरे पर बाल आना और आवाज में भारीपन यौवन आरंभ के लक्षण हैं। इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसके लिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो जो है उत्तरदायी रहता है। पुष्प में स्त्री केसर के कौन से भाग द्वारा पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करती है? उस भाग का हमें नाम बताना है। द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाइए। विभिन्न गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन सी हैं? जनन स्वास्थ्य में इनका क्या महत्व रहता है? गर्भ निरोधक युक्तियाँ गोलियाँ वगैरह आती हैं, कॉपर टी यूज होता है, तो वो सारी चीज़ें बतानी है आपको। शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका होती है? यौवन आरंभ के समय लड़कियों और लड़कों में कौन से परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं? पुष्प के मादा जनन अंग की संरचना का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? राइजोपस में बीजाणु समासंग के बारे में हमको बताना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा आनुवंशिकता, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक ठाक ही आते हैं, 5-7 क्वेश्चन है कॉमनली जो पूछे जाते हैं, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है लगभग ये चैप्टर मोस्ट ऑफ टाइम। तो आनुवंशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है? मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका इस चैप्टर से। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं? इसमें भी लगभग सेम सा ही उत्तर है, थोड़ा ही फर्क है। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये ज़्यादातर इसमें से जो है ना चैप्टर में से या तो ये पूछा जाता है या ये, ज़्यादातर तो यही देखने को मिले, मैंने बहुत बार जो एग्जाम देखे ना तो यही मेरे को मिले हैं। अभिलक्षण से क्या अभिप्राय है? ग्रेंगर मेंडल किस देश के से संबंध रखते थे? ये थे चेक गणराज्य से। वैसे इंग्लिश में तो पॉपुलर है CZECH ऐसा कुछ नाम है, CZEH कुछ है, और जो है रिपब्लिक चेक रिपब्लिक जो है ये है, ऐसा कुछ नाम है इसका अजीब सा देश का, चेक गणराज्य कहते हैं हिंदी में इसको। मेंडल ने मटर के लंबे दाने जिनको टी और बौने दाने छोटे टी पौधों का संकरण करवाया और इससे प्राप्त संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे कैसे थे वो हमें बताना है। तो कैसे थे वो? एक बड़ा टी था, एक छोटा टी था, ठीक है। मेंडल के नियम अनुसार 2 लक्षण अर्थात गोल और हरे बीज का झुर्रीदार और पीले बीजों से की स्वतंत्र वंशानुगति की सचित्र व्याख्या करनी है। डायग्राम वगैरह छाप के आपको बताना पड़ेगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गोल आकार के बीज प्रभावी का झुर्रीदार बीज के साथ संक्रमण करवाया गया, तो आपको यहाँ पे भी बताना है कैसा आकार होगा, क्या होगा, वही सेम है। डायग्राम तो दोनों में कॉमन ही रहेगा आपका। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? पुरुष का भी पूछ सकते हैं, वैसे दोनों का याद रख लेना। स्त्री में XX होता है, पुरुष में XY होता है, ठीक है। अगला चैप्टर देखो हमारा पर्यावरण। ये आसान सा चैप्टर है और आसान से ही क्वेश्चन होते हैं इसमें से। पारितंत्र की परिभाषा लिखिए। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं उनको कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे कागज, फल, सब्जियां, फालतू चीज़ें खाने पीने की सारी वो इसी में आती हैं। पारितंत्र के विभिन्न जैव घटक और अजैव घटक क्या हैं? पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, वर्णन करना है। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कितनी दिशाओं में होता है? एक ही दिशा में, अभी तो पढ़ा है ऊपर वाले क्वेश्चन में। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे प्राप्त सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? लगभग 1%। UNEP इसको जो है विस्तारित करना है, विस्तारित यानी कि फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका मतलब है, वैसे हिंदी में लिखनी पड़ेगी आपको, इंग्लिश में मत टेप आना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। नाम इंग्लिश वाला, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन के नाम से है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके खालिस्तान ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु O2 को विघटित कर खालिस्तान एटम बनाते हैं। कौन से एटम बनाते हैं? मुफ्त ऑक्सीजन, यानी कि फ्री जो है ऑक्सीजन रहती है वो वाली। कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा देती है? कौन सी परत है? ओजोन परत।
जिसको लेके बहुत टेंशन हो गई थी, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बंद कराने पड़ गए थे। ओजोन परत सूर्य की कौन सी विकिरण से पृथ्वी की सतह को सुरक्षा प्रदान करती है? तो वो कौन सी है? यूवी किरणें या कह लो पराबैंगनी किरणें। ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण कौन सा संश्लेषित रसायन है? तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये था जो है मेन रीजन। और उसके बाद में रेफ्रिजरेटर वगैरह में करते थे इसको यूज, लेकिन बाद में इसको बंद ही कर दिया, बैन लगा दिया गया था इस कंपाउंड के ऊपर, इस रसायन के ऊपर, कि भैया अब से नो यूज। पहले इसको भरपूर यूज किया गया, फिर बोलते हैं नो यूज अब से, और फिर नए जुगाड़ ढूंढे गए। ओजोन के लाभ हानियां बताने हैं, क्या है? लाभ तो सबको पता है भाई, हमें मरने से बचाती हैं। ओजोन नहीं होगी तो हम अब तक टपक चुके होते, कैंसर वगैरह की बीमारियां हो जाती है अगर ओजोन नहीं होती तो, ठीक है। और कॉमनली अभी बढ़ने लग गई थी, लेकिन अब फिर से ठीक हो गई हालत, क्योंकि ओजोन ठीक हो गई हमारी कोरोना की मेहरबानी से। अब जो है नुकसान देख लो, नुकसान ये है ओजोन परत बहुत ऊपर है, नीचे आ गई तो ये जहर है, कोरा, और तुम मर जाओगे, बस ये है। तो ठीक है, वो जहाँ भी है जीन दो उसको भी, हम भी जी रहे हैं, वो भी जी रही है। कौन से जीव अपघटकों का कार्य करते हैं? तो कौन से जीव है? बैक्टीरिया, कवक, ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपघटक का कार्य करते हैं। CFC को विस्तारित करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में मत टेप आना। अपघटक की भूमिका क्या होती है? तो वो बताना है। और उसके बाद में पोषी सतर क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है या कह लो पोर्शन है, वो है हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन, भौतिकी विज्ञान वाला पोर्शन, चैप्टर 9, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से। एक ये वाला चैप्टर और एक आपका 11वां चैप्टर, इन दो में से न्यूमेरिकल आते हैं। वैसे इसमें से ज़्यादा आते हैं डायग्राम के साथ आते हैं, डायग्राम आपको पेंसिल से बनानी है, वो चीज़ का भी आपको साथ में ध्यान रखना है। वैसे इसमें जो है ना बुक में आपको टेबल दे रखी होंगी, एक तो आपको जो है कई सारी मिलेंगी, वैसे तो बहुत सारी हैं। आपको जो है उत्तल लेंस के लिए जो है एक टेबल मिलेगी, जिसमें बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति वगैरह के बारे में बताया होगा। लंबी चौड़ी टेबल है 5-6 पॉइंट की, उसको याद कर लेना कैसे भी करके। उसमें से क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, वो आपको आंसर बनाने में इस चैप्टर के हेल्प करेंगे। उसको नहीं करके गए तो गड़बड़ करके आओगे ही आओगे, ठीक है। उसके बिना आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में, मैं ऐसे तो बहुत सारी है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन उनसे सोल्व हो जाएंगे। दूसरा है, अगर दर्पण आता है तो अवतल दर्पण आपसे पूछा जाएगा, उसकी भी आपको बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये आपको बतानी पड़ेंगी। लेकिन बिंब की स्थिति आपको खुद से देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। उसके हिसाब से आपको फिर आगे का पता होना चाहिए क्या क्या लिखना है उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक किरण आरेख का उपयोग करते हुए, यानी डायग्राम बनाते हुए, एक उत्तल लेंस में f1 और 2f1 के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, आपेक्षिक आकार और प्रकृति का उल्लेख करना है। इसके लिए पहले क्या करना है? पहले डायग्राम बनाना है, ठीक है। पहले आपको उत्तल लेंस बनाना है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है? एक लाइन खींचनी है, उसमें लिखना है भाई 2f1 है ये हमारा, ठीक है, या फिर C भी कह सकते हो। उसके बाद में f1 बनाना है। ये कह रहे हैं कि f1 और 2f1 के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे है हमारा ये AB, आप लिखना पड़ेगा AB, भाई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है हमारी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से एक डायग्राम बनाना है रे का, कि कहाँ पे जाके बनेगी। तो इस तरीके से कुछ बनेगी ना आपकी जो इमेज है, वो यहाँ पे आके बनेगी। तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे A' B' ऐसे करके लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा है, F2। ये जो है पूरा डायग्राम इस तरीके से आपको बनाना है। और उसके बाद ये बन गया, बनने के बाद लिखना है वस्तु की स्थिति कौन सी थी, वो तो इन्होंने दे ही रखी थी, F1 और 2f1 के बीच में। बिंब की स्थिति क्या है? 2f2 से आगे। उसके बाद में जो है आपको बताना है बिंब का आपेक्षिक आकार कैसा है, वो है बड़ा या कह लो विवर्धित, जो कि इन्होंने चैप्टर उसमें टेबल में दे रखा है। उसके बाद है बिंब की प्रकृति, वो है वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और आपका नंबर पूरे दे दिए जाएंगे। अगर कुछ गलत सलत लिखा है तो भाई नंबर कट भी जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के डायग्राम आएंगे, इसमें जो है वैल्यूज बदली जाती रहेंगी। जैसे ये है यहाँ पे 2f1 के परे रख दिया, कहीं भी रख देंगे, इनकी मर्जी, कहीं भी रख दे। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हैं, चांसेस इनमें से रिपीट हो जाए। मैंने आपको बता दिया है, टेबल जो है वो याद करके जानी है, वो याद नहीं करके गए तो गलती करके आओगे, फिर हमको मत बताना, ठीक है। बताने जरूर आओगे तुम कि सर हम पढ़ के नहीं गए थे, है ना। लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को
पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, प्रधानता क्यों देते हैं, वो हमें मेंशन करना है। कोई वस्तु है, ये भी स्थित है, ऊपर वाले क्वेश्चन से सिमिलर है ये। मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना इसमें से या तो न्यूमेरिकल टाइप का आएगा, न्यूमेरिकल मैं सोल्व करा दूंगा आपको इसी वीडियो में। उसके अलावा ये डायग्राम के लिए आपको टेबल मैंने बता दी थी, वही आपको जो है 2 टेबल है वो याद करनी है। उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण है, ठीक है, समझ गए ना। ये 2 टेबल आपको बुक में से याद करनी है। उसके बाद ये वाले में भी सेम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं कुछ क्वेश्चन तो। उसके बाद ये वाले में भी सेम है। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है वो भी हमको साथ में मेंशन करना है। अब लेंस की शक्ति का फॉर्मूला क्या है, P = 1/f, ठीक है। इन्होंने क्या दे रखा है, हमको P दे रखी है, पावर दे रखी है ना, -2 डायोप्टर, तो -2 बराबर में कितना होगा, 1/f। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो f बराबर क्या आ जाएगा, 0.5, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, ये तो हमने निकाल लिया, इतना जो है मीटर में आएगा ये मीटर। अब जो है ये अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है यहाँ पे ये ऋणात्मक है, या फिर कह लो तुम्हें नहीं पता कौन सा लेंस है तो कह लो भाई ये दूरी जो है हमें ऋणात्मक में मिली है, इसीलिए जो ये लेंस है वो जो है अवतल लेंस है, ठीक है। इस तरीके से भी आप बता सकते हो। वैसे ही जो है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव में भी क्या है, ये माइनस की जगह प्लस आ जाता है, बस और कुछ नहीं होना था, पूरा कंसेप्ट सेम से सोल्व करना था। ये 2 जो है ना बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में, 2 ही पूछते हैं न्यूमेरिकल, 2 की बजाय 3 भी नहीं करा भाई इन्होंने कभी आज तक, पता नहीं क्या चाहिए था इनको। और इस वाले सिनेरियो में आपका कौन सा लेंस बनेगा, वहां पे पहले इसमें माइनस में था अवतल लेंस, प्लस में आ गया तो उत्तल लेंस। बस ये ध्यान रखना है, अगर आंसर जो है आपका ये f निकालोगे जब, अगर नेगेटिव आ गई तो आपका जो है अवतल दर्पण अवतल लेंस बनेगा, और अगर प्लस में आ गया आंसर तो आपका जो है उत्तल लेंस बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, आपका आंसर सही होगा, फिर कोई सा लेंस पूछते रहिए। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है वो हमें बतानी है। निर्वात में चाल हमको दे रखे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या करा है, हमने मान लिया भाई कि कांच में इसकी गति x मीटर पर सेकंड है, हमें थोड़ी ना पता कितनी है। तो आपको क्या करना है, 1.5 जो कि इन्होंने हमको दिया था बराबर में, उसके बाद में आपको जो है इनको सोल्व करना है फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला लगाना है पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तांक है जो कि 1.5 है, बराबर में निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है, 3 × 10⁸, ठीक है, अपोन में माध्यम जिसमें प्रकाश की गति निकालनी है तो वो है x, ठीक है। और इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका सोल्व करने के बाद में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये जो है आपका आंसर होगा, ये जो है कांच में गति निकल गई तुम्हारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल लेंस के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो यहाँ पे स्थिति साइज वगैरह वही बताना आपको। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे इस वाले में तो हमारा, कि हमको जो है H0 दे रखी है, मतलब थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और ये कम ही पूछते हैं, +5 में दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में हमको U दे रखी है, U क्या है हमारी -20, और उसके बाद में जो है हमें R दे रखा है, R है 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगेगा आपका F बराबर में R/2, R/2 तो F कितना हो जाएगा हमारा, F बराबर 15 कर लो, 30 था तो आधा हो जाएगा ना, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद दर्पण का सूत्र लगाना है आपको, दर्पण का सूत्र लगाओ और इजीली इसको सोल्व कर लो। 1/v प्लस में 1/u = 1/f, वो वाला फॉर्मूला ना, उसमें वैल्यूज पुट करो और सोल्व कर दो बस। उसके बाद में आपको m वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और इस तरीके से आपको जो है सोल्व करना है। बट ये इस टाइप का क्वेश्चन रेयरली ही पूछेंगे, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर इनका मन किया भाई तुम्हें रुलाने का तो पूछ लेंगे, नहीं तो ऐसे पूछते नहीं है। एक आध बार पूछा है जब इनका मूड खराब होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमको डायग्राम वगैरह छापने, काफ़ी जो है लेंथी प्रोसेस है इसका भी क्वेश्चन का। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखना है कि बिंब जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना दे। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी हमको ज्ञात करना है साथ में। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जिसकी वक्रता त्रिज्या हमको 32 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, R जो है बराबर में 2f होता है। R हमको 32 दे रखी है, 32 बराबर 2f। अब सोल्व तो कर ही लोगे, 2 से 16 हो गया तो f कितनी आ गई हमारी, 16 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। वैसे सेंटीमीटर इंग्लिश में लिखो तो लिख लेना, नहीं तो सेम ही लिखते हैं हिंदी में तो, है ना, तो हिंदी में लिख लेना। यदि किसी वस्तु को अवतल लेंस के अनंत पर रखा जाता है तो रेखा चित्र बनाना है और ये बतानी है बाकी चीज़ें।
प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखना है। सबको पता है भाई, दो ही नियम है प्रकाश के परावर्तन के, लेकिन पूछते कौन से हैं? अपवर्तन वाले, क्योंकि वो तो तुम्हें रट लिए भाई, वो 8वीं में ही रट के आ गए होगे तुम। परावर्तन के नियम क्या नियम है? आपतन कोण हमेशा जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु जो है दर्पण पर अभिलंब और परावर्तित किरण सारे जो है एक ही तल में होते हैं। ये तो है परावर्तन के नियम। अब अपवर्तन के नियम सुन लो। आपतित किरण आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु जो है पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे हमको नियम है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसको हम साइनी कहते हैं, SINE, तो उसमें जो है, और अपवर्तन की कोण की ज्या, इसको भी हम साइनी कहते हैं, इसका अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमको दो नियम यहाँ पे लिखने पड़ेंगे और उसके बाद में फॉर्मूला सा भी लिखना है, sin I अपॉन sin R बराबर स्थिरांकों का, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पणों का बताना है, इसमें कौन कौन से दर्पण हम यूज करेंगे। लेंस का सूत्र लिखना है और दर्पण का सूत्र आपको लिखना है। लेंस का सूत्र तो वैसे आसान ही होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस का सूत्र हो गया। दर्पण का लिखना है तो प्लस कर दो, बस और कुछ नहीं है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये तो हो गया लेंस का। अगर दर्पण करना है प्लस कर दो, बस हो गया दर्पण। ठीक है, अगला चैप्टर देखो, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर मशहूर है छोटे और MCQ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के लिए। बड़े क्वेश्चनों की इसमें कोई जगह नहीं है इस चैप्टर में, पता नहीं कहाँ गए। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर कैसी प्रकृति का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो कैसे बनाते हैं? वास्तविक और उल्टा। परितारिका का क्या कार्य होता है? ये जो है ना कॉर्निया के पीछे होता है और ये पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करता है। प्रकाश की किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? वो है अपवर्तन। कौन सा अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, रीजन देना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, दोनों में एक ही लॉजिक देना है, बस अच्छे से लिखना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टियों में बांट देता है। दिखने वाले रंगों के नाम बताने, कौन कौन से रंग होते हैं। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा विग्ब्योर। ठीक है, विग्ब्योर क्या होता है? VIBGYOR। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। अब इसमें जो है हिंदी में लिखना है तो कैसे रंग है? बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, वैसे इंग्लिश में लिख लेना, नंबर उतना ही देगा टीचर आपको, क्योंकि इंग्लिश में ही जब इन्होंने शॉर्टकट इंग्लिश में सिखाया हमको। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के बजाय गहरा दिखाई देता है, और वातावरण के अभाव में, यानी वातावरण तो है नहीं तो वहाँ पे प्रकीर्ण नहीं होता, इस वजह से ऐसा होता है। अगला चैप्टर देखो, विद्युत। विद्युत वाले में से आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स और प्यारे प्यारे आते हैं। इसमें एक पॉपुलर है V=IR वाला जो फॉर्मूला है, काफ़ी फेमस है, याद रख के जाना। इसको उल्टा पुल्टा करना पड़ता है दिमाग लगा लगा के, बस और कुछ नहीं। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर जो है विद्युत धारा लेता है और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमको 80 वोल्ट दे रखा है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, पहले तो वो बताना है। उसके बाद में जब विभवांतर को डबल कर दिया इन्होंने तो क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले हम बताते हैं, ओम का नियम का यूज करेंगे, V=IR का। अब V हमको दे रखा है कितना है, ऊपर लिख लेता हूँ, V= हमारा दे रखा है 80 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद में जो है I भी हमको दे रखा है 5 एम्पियर का। अब सोल्व कर दो, फार्मूले में रखो, R निकालना है, R=V/I। उल्टा सुल्टा तो कर लोगे तुम, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ स्पीड में। ठीक है, फॉर्मूला एक ही याद रखना है, V=IR, ऊपर नीचे करते रहना बस इसको। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेना, और ये वाली वैल्यूज पुट करनी है I और R की, I और V की। तो सोल्व करोगे, आपका जो R आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा, वो है 16 ओम का। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बोला कि भैया, और R तो निकल ही गया है, अब बोला इन्होंने कि V जो है हमने डबल कर दिया, 160 कर दिया। R भी पता है 16 है, V भी पता है 160 है, तो I निकाल लो। I क्या आ जाएगा फिर, 160/16 और बराबर में ये 16 लिखना, 16 बराबर में 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर जो है वो करंट खाएगा। ठीक है, विद्युत धारा खींचेगा।
अगला प्रश्न देखो, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए और 3 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा को परिकलित कीजिए। इसमें भी आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको यहाँ पे दे रखा है V बराबर में 220 है, 220 दे रखा है यहाँ पे 220 वोल्ट। I भी हमको दे रखा है 4 एम्पीयर का। अब जो है टाइम हमको दिया है यहाँ पे समय, वो है 3 घंटे का। 3 घंटे को घंटे में नहीं गिनेंगे यहाँ पे, इसको जो है सेकंडों में बनाना पड़ेगा। 3 गुणा 60 यानी कि 10,800 सेकंड हो जाएंगे, गुणा करनी पड़ेंगी और तभी जो है आप आगे सोल्व कर पाओगे। फॉर्मूला वही है, P = VI। पावर हमको दे रखी है, ठीक है, मतलब पावर तो निकालनी है एक्चुअल में। VI दे रखी है, V और I गुणा कर दो 220 की 4 से, 880 वाट की आ गई पावर, ठीक है, वाट में आएगी, ठीक है, वाट हिंदी में लिख लेते हैं वाट, ठीक है। उसके बाद में जो है एनर्जी निकालनी कितनी यूज करेगा, तो उसके लिए क्या है, पावर और कितने समय तक वो चला है। पावर है 880 और गुणा में कर दो 10,800, ठीक है, उसको गुणा कर लेना और 9.504 इंटू 10 की पावर 6 जूल जो है एनर्जी जो है कंज्यूम कर लेगा, ऊर्जा कंज्यूम कर लेगा ये, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। ऐसे ही जो है अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत टोस्टरों और विद्युत इस्त्री के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब वो पिघलते नहीं इतनी आसानी से, तो इसलिए उनको ऐसा बनाते हैं। किसी 6 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 150 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम ही है, बस वैल्यू बदली हुई है और कुछ नहीं। एक करा दूंगा मैं आपको, प्रैक्टिस करने के लिए डाले हुए हैं क्वेश्चंस मैंने आपके कुछ तो एक्स्ट्रा, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ इस टाइप के क्वेश्चन की। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है हीट एनर्जी दे रखी है, उष्मा दे रखी है ना, H बराबर दे रखा है 150 जूल, ठीक है। उसके बाद में जो है R हमको दे रखा है वो है 6 ओम का। टाइम हमको बताया नहीं है, लेकिन हमें पता है प्रति सेकंड कह रहे हैं ना, प्रति सेकंड, तो हमें पता लग गया भाई 1 सेकंड टाइम है इसमें, इसके हिसाब से कैलकुलेट कर दो। अब हीट बराबर में क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। पावर हमको जो है, पावर तो पता ही नहीं है, हीट का पता है बस हमको, तो हीट है 150, पावर का पता नहीं है और टाइम 1 है, तो पावर बराबर हो जाएगी 150, ठीक है। वाट में आएगी पावर, ठीक है, 150 वाट पावर आ गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, पावर के लिए फॉर्मूला जो यूज करोगे, पावर = V²/R, ठीक है। V हमको पता ही लग गया, V कहाँ पे था, अच्छा V तो कैलकुलेट करना हमको, V² तो बाकी है, P का पता है, P आ गया 150 और V² हमें निकालना ही है। R हमको दे रखा है 6 ओम का। अब इसको सोल्व कर लो और सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा V बराबर में 30 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट है ये, वोल्ट लिख देना और ये जो है विभवांतर हो जाएगा आपका। इस तरीके से इसको सोल्व करना है, ये वाला और ये वाला दोनों इसी कंसेप्ट पे से जो है सोल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो जाए। इनको जो है हम पैरेलल में लगाएंगे और फॉर्मूला आपको वही पैरेलल के हिसाब से लगाना पड़ेगा, यानी कि 1/R वाला बराबर 1/R1 + 1/R2 वो वाला लगा देना और सोल्व हो जाएगा, सीधा 1 ओम आ जाएगा। इनकी वैल्यूज पुट कर लेना, इजी सोल्व, ठीक है। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और एक 8 ओम प्रतिरोध का चालक 8 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को भी परिकलित आपको करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले जो हमको दिया क्या हुआ है, R दे रखा है, R कितना है 20 ओम का, मतलब 2 रेजिस्टेंस है ना, एक 20 का है एक 8 का, तो हम एक को R1 को जो है 20 मान लेते हैं, R2 को जो है 8 मान लेते हैं, ठीक है। V हमको दे रखा है 8 वोल्ट का। अब जो है श्रृंखला में कुल प्रतिरोध क्या रहेगा, जोड़ दो भाई, 20 और 8 28 हो जाएगा, सोल्व हो गया पहले वाला। दूसरे वाला देखो, अब इसमें जो है हमको I पता करनी है, I क्या आनी है, तो फार्मूला पता है V = IR, फॉर्मूला बहुत कॉमन है, ये जरूर याद रहना चाहिए तुमको, V = IR, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, 8 वोल्ट दे रखी है, I हमें निकालनी है, बराबर में I गुणा में रेजिस्टेंस हमको पता है 28 था अभी प्रतिरोध, तो सोल्व कर लो, सोल्व करके आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 400 वोट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 4 रुपये रीडिंग के हिसाब से प्रति किलोवाट की दर से 30 दिन तक चलने में कितनी बिजली खर्च कर देगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, पहले तो हमको भाई रीडिंग निकालनी पड़ेगी, कितनी खा लेगा ये, है ना। 400 वाट है, ठीक है, 400 वाट है, गुणा में करो आप, 10 घंटे डेली चल रहा है और गुणा में 30 दिन हमें चलाना है, तो ये टोटल जो बिजली खाएगा वो है 120 किलोवाट आवर,
ठीक है, गुणा कर लेना है, ठीक है, गुणा करके आएगा आपका 1,20,000, ठीक है, यानी कि वो होती है 1000 से भाग करोगे 120 किलोवाट आवर। ये जो रीडिंग निकालते हैं ना मीटरों में, वो है ये 120 रीडिंग निकाल देगा ये आपका फ्रिज 400 वाट वाला 10 घंटे रोज चलाने पे। और अब 4 रुपये रीडिंग है, देखो इसमें मैं कोई फार्मूला नहीं लगाना था, ठीक है। अब 4 रुपये रीडिंग है, 120 का जो है रीडिंग निकली है पूरी, और 4 से इसको गुणा कर दो, टोटल आ जाएगा 480। तो ये जो है आपका खर्चा आएगा, इतने पैसे लगेंगे, मतलब इतने रुपए लगेंगे आपके, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उस पर निर्भर करता है, किस धातु से वो, किस मटेरियल से बना वो, उस पर भी वो निर्भर करता है। अगला है भू संपर्कन से क्या अभिप्राय है? एक फालतू तार होती है जो हमें जो है भगवान के पास पहुंचाने से बचा लेती है, अगर जो है उसमें मतलब किसी भी वस्तु में करंट आ जाए, यानी कि अर्थिंग की जो तार होती है बेसिकली उसकी बात ये कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ये जो है ना एक्स्ट्रा जो करंट होता है उसको जो है ज़मीन में उतार देते हैं, ताकि किसी भी मेटल सरफेस पे अगर करंट लीक हो जाता है तो उससे बचाया जा सके और इंसान की जान या किसी जानवर की जान उसमें ना जाए, कम से कम तार ही फालतू लग जाए बस, है ना। तो लेकिन ज़्यादातर घरों में मैंने ऑब्जर्व करा है ये लगाते ही नहीं है भाई इलेक्ट्रीशियन, पता नहीं क्यों। मेरे को भी इस चक्कर में ना, मेरे को पता नहीं था पहले मतलब पढ़ा था, लेकिन हमें कौन बताए भाई कि हाँ इसका यूज होता है कि नहीं होता। मैंने कंप्यूटर लिया और भाई उसको हाथ लगाया, मैं रोज झटके खा रहा, फिर पता लगा एक्चुअली भू संपर्कन काम तो करता है, ठीक है। फिर मैंने लगाया जुगाड़ और फिर बनाया ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये जरूरी रहता है, अपने घर में भी कभी अगर फिटिंग कराओ भू संपर्कन हरी तार जरूर लगवा लेना, ठीक है। वैसे तार का कोई सा भी रंग हो नो मैटर, बट हरी तार से उसकी पहचान हो जाती है कि हाँ भैया ये भू संपर्कित है, और इजी रहता है उसको मैनेज करना। फिर टंगस्टन का उपयोग लगभग विशेष रूप से इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट में के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है वो बताना है। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करना है, कितना होगा। अब हमको क्या दिया है, आई दे दिया है, आई क्या है 0.5, ठीक है। उसके बाद में टाइम दे दिया है 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड में बना दो, गुणा 60 कर दो, 305 या 300 सेकंड आ जाएंगी, दोनों चीजें आ गई हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करना है। आवेश के लिए क्या इक्वल टू वाई टी का फॉर्मूला हो जाएगा, आई हमें पता है 0.5 की 300 से गुणा कर दो और चार्ज आपका निकल जाएगा 150 कुलाम, आवेश निकल गया 150 कुलाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट से के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति बतानी है, कितनी शक्ति उसके अंदर रखी हुई है। अब देखो कैसे निकालना है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, वी दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आई दे रखा, यूनिट लगाना कभी मत भूलना, ठीक है, यूनिट जरूरी है, उसके बिना गलती टीचर नंबर काट देता है। और फॉर्मूला लगाओगे, अगर आधा भी कर लेते हो ना तब भी टीचर नंबर देता आपको, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि नंबर नहीं मिलते, अगर आधा करके आते हो तो टीचर नंबर देता है अगर सही से यूज करते हो। आई दे रखा है 0.50 एम्पियर, 50 कह लो कोई ना। पी इक्वल टू वी आई फार्मूला लगा लो, है ना, वही है कॉमन सा फॉर्मूला, पी निकालना ही है, वी देर का आई देर का गुणा कर लो भाई, और क्या। तो ये गुणा करने पे आ जाएगा आपका 110 वाट, ठीक है। इनको सोल्व कर लोगे, आधा है ना, मतलब आधा है 220 का आधा 110 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा। या फिर इसको वाट की जगह आप जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, दोनों सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो है, एक अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधों के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी और परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। हमें नहीं पता रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस निकालना वो कितना था, प्रतिरोध कितना था। अब हमको जो है फॉर्मूला वही है, वी इक्वल टू आई आर वाला। इसमें हमको वी दे रखा है 12 वोल्ट, आई दे रखा है हमको 2.5 मिली एम्पियर, बहुत कम है ये, तो इसको पहले एम्पियर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर के बिना हम सही सोल्व नहीं कर पाएंगे इसको। 2.5 गुणा में 10 की पावर -3 एम्पियर, अब एम्पियर हो गया, ठीक है। इसको और इसको जो है गुणा कर लो और जो है आपका आर निकल जाएगा, ठीक है। नहीं भाग करनी है, सॉरी गुणा नहीं करनी, फार्मूले में रख लो वैल्यू यार, और उसके बाद सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आर बराबर आ जाएगा आपका 4800 ओम, जादू वाला ओम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो नेक्स्ट चैप्टर पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। लास्ट चैप्टर है आपका ये बुक से, 13 चैप्टर हमने बायोलॉजी वाले में कर लिया था। इसमें एक डायग्राम, वैसे पहले मोटर और जनरेटर वगैरह आते थे, अब सिलेबस से काट दिया भाई, वो
मतलब वो तो उनका तो पक्का था, हम 100% कहते थे भाई ये पक्का पक्का आएंगे, याद करके जाओ, ठीक है। लेकिन अब की बार वो टॉपिक ही काट दिया भाई, धप्पा लगा दिया इन्होंने। अब देखो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम इसमें से कौन सा है, वो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसको अच्छे से रट देना इस चैप्टर में, ठीक है। ये वाला डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा याद करना है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अच्छे से याद करना है, रटना चाहिए, डायग्राम छाप छाप के देख लेना, बट ये गलत मत करके आना। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर से ये डायग्राम आएगा ही आएगा, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब मैं हर क्वेश्चन पे नहीं कहता भाई हाईएस्ट है, इस वाले पे कह रहा हूँ, याद करके जाना। बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होता है ये डायग्राम, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और सेम नियम आपको बार बार लिखना रहता है। लेफ्ट हैंड रूल यानी वाम हस्त नियम, ये थोड़ा कम ही पूछते हैं बट इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ के जाना, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण बताने हैं। अगला है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा वर्णन करना है। परिनालिका से क्या, और इसमें जो है ना कोशिश करना इस चैप्टर में डायग्राम बना पाओ तो डायग्राम बना देना, ठीक है। परिनालिका से क्या अभिप्राय है, एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। परिनालिका के उपयोग पर भी प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अगला है किसी छड़ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित कीजिए। लिखना कुछ नहीं है इसमें, डायग्राम छापना है खासतौर पे, तो मतलब चुंबक छाप दो यार, सिंपल सा है, साउथ नॉर्थ लिख दो। उसके बाद आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि नॉर्थ से साउथ जाते हैं, साउथ से नॉर्थ, तो आप कैसे बोलते हो, नॉर्थ साउथ बोलते हैं ना, तो ऐसे ही जाएंगी वेव्स, ठीक है। बराबर छापनी है, जितनी ऊपर बनाओ उतनी नीचे, नीचे 2 है ऊपर भी 2 है, 5-6 बना देना और तीर लगा देना ऐसे वाला, ठीक है। साउथ नॉर्थ ऐसे लिख देना। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखनी है, अंदर से भी जो है मैग्नेटिक वेव्स जाती हैं, चुंबकीय तरंगे, वो अंदर से जाती हैं साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये सर्कल पूरा कर रही है अंदर से जा जाके, ठीक है, ये मान लो तुम बस। और ये इधर का तीर लगाना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बस यही छापना था और कुछ नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग क्या है वो लिखना है। यहाँ पे डायग्राम भी छपेगा और दक्षिण हस्त नियम भी बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल का वर्णन कीजिए और इस बल की दिशा ज्ञात करने वाले नियम यानी दक्षिण हस्त नियम ही है वो भी, तो इसका उल्लेख कीजिए। वह कौन सा यंत्र है जिनमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रयोग होता है, वो भी साथ में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाले नियम का भी जो है आपको वर्णन करना है, और ये भी है दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। उसके बाद में जो है मतलब ये इसीलिए मैंने आपको बोला था कि भाई ये काम का है, इसको अच्छे से याद करके आपको जो है जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत परिपथों और साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखने हैं और उनकी कार्यविधि समझानी है। जैसे फ्यूज हो गई, फ्यूज क्या करती है, ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, गर्म होता है और पटक जाता है, बाकी सर्किट जलने से बच जाता है। वैसे ही भू संपर्क तार, जिसका मैंने बताया था भाई, मैं कंप्यूटर में चिपक जा रहा था तो बच गए हम भू संपर्क तार लगाने से, जुगाड़ करने से। अब एक्चुअली में लोगों को पता ही नहीं भाई, भू संपर्क तार, कुछ मिस्त्री ऐसे होते हैं वो बिजली वाले तार से भू संपर्क तार बना देते हैं और सिस्टम में बिजली आ जाती है बिजली जाने की बजाय। तो ऐसा मत कराया करो, अगर कोई कराता भी है ध्यान रखना। जमीन में रोड गड़ती है, उसकी कोई भी रोड गाड़ दो, सरिया गाड़ दो, कुछ भी गाड़ दो, तुम उस पर तार लगाओ और उसमें से हरा तार लगा के पूरी फिटिंग में घुमा दो। जो आपने देखे होंगे, एक देखो ये पता नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ काम आती है जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में। एक जो सर्किट होता है ना, आपने वो कल्ले देखे होंगे जिनमें तार लगते हैं ऐसे वाले, आपको पता है इसमें बिजली, इसमें बिजली, इसमें कुछ नहीं होता, और आप अगर खोल के देखोगे मिस्त्री इसमें कुछ लगा के जाएगा भी नहीं, ठीक है। कुछ कुछ जगह लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर छोड़ देते हैं इसको ब्लैंक। हम सोचते हैं फालतू है, लेकिन यहीं पे वो तार लगता है हरे वाला जो आपको करंट लगने से बचाता है, ठीक है। और हम सोचते हैं फालतू है, ये फालतू नहीं होता, ये जरूरी होता है, इसीलिए दिया जाता है और हम फालतू सोच के बैठे होते हैं। तो इनमें करंट होता है और इसमें जो है आपका भू संपर्क तार लगाया जाता है। इसको लगवा लेना, अगर कोई कभी फिटिंग कराओ तो ध्यान रखना इस चीज़ का। या करंट लग रहा है किसी को तो ज़मीन में राड गाड़ो और तार लगा दो उसको लाके, जिसमें से भी करंट लग रहा है।
फिर आपको करंट नहीं लगेगा, चाहे आप उसके ऊपर भरतनाट्यम क्यों ना कर लो। ठीक है, ये था, ये तो देखो रही एक्स्ट्रा बात, आपके कभी काम आ जाएगा ज़िंदगी में। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में। और अगर आपको आंसर की के साथ ही सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ खरीदनी है, वैसे मैंने मोस्टली क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं, मोस्टली तो ठीक है, सारे नहीं कराए मेरे को पता है, ठीक है, मोस्टली आपको समझा दिए हैं। कुछ के आंसर आपको ढूंढने पड़ेंगे, नहीं ढूंढने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वेबसाइट पे आओ, सोप के सेक्शन से खरीद लो या पेड पीडीएफ टेलीग्राम से मैसेज करके खरीद लो। ठीक है, तो कोड यूज कर लेना वेबसाइट पे CCL25, और अगर आपको पीडीएफ से खरीदना है मैसेज कर देना हेलो CCL, ठीक है, ताकि हम समझ जाए भाई पेड पीडीएफ खरीदने आए हो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, सर क्या चल रहा है, हेलो हाय बढ़िया हो क्या, ये पूछ के भाग जाते हो भाई, क्या मतलब, फिर सोचते हो सर रिप्लाई देते नहीं है सबको, भाई कैसे दिया जाएगा रिप्लाई, फिर आप टाइम पास करने आओगे तो, है ना। तो इसलिए जो है ध्यान रखना, हेलो CCL मैसेज कर देना ताकि समझ जाए कि हाँ पीडीएफ खरीदने आए हो, और फिर आपसे बात हो सके सही से। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं करते, आजकल आलसी हो गए हो, तुम भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।